मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था कि लिमिट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने ये सारा डिस्कस कर दिया। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक सैंडविच थ्रो। ओके, तो सैंडविच थ्योरम। ठीक है, सैंडविच थ्योरम और इसी का दूसरा पार्ट, इसी का दूसरा नाम है स्क्वीज लेब थ्योरम। इसको हम ऐसे ही बोलते हैं, स्क्वीज लेब थ्योरम। ठीक है, तो सैंडविच थ्योरम और स्क्वीज लेब थ्योरम, ये सारे जो थ्योरम्स हैं दोनों का नाम एक ही है। कुछ लोग इसको स्क्वीज लेब थ्योरम भी बोलते हैं और सैंडविच थ्योरम भी। अब इसको समझने के लिए थोड़ा कुछ बातों पर ध्यान देते हैं। जैसे हमारे पास ये है, ये कंडीशन है। सपोज करो ये हमारा वाई है, एक्स है, और एक ग्राफ है एफ ऑफ एक्स। दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक, और जी ऑफ एक्स अगर आप कुछ ऐसे तो थोड़ा आगे बढ़ो, एक पॉइंट पे दिखाना है मेरे को। तो जैसे ये हमारे पास ऐसे मुझे कंडीशन ऐसे क्लियर हुआ, दिस वाई दिस एक्स। ठीक है, और दिस इज एक्स इक्वल टू ई। ठीक है, और अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स अगर आप कुछ ऐसे है, ऐसे है हमारा ग्राफ एफ ऑफ एक्स का, और जो हमारा जी ऑफ एक्स का ग्राफ है वो कुछ ऐसे है। ठीक है, तो जो ब्लू वाला है वो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। जो हमारा रेड वाला ग्राफ है वो हमारा y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स का ग्राफ है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, आई होप समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे मतलब एक फंक्शन मुझे दिया हुआ है y बराबर एफ ऑफ एक्स, और ये हमारा दूसरा फंक्शन है दिस इज y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। सही, तो ये कुछ सिचुएशन है, और मान लेते हैं कि जो वैल्यू है, जो हमारा वैल्यू है, दिस वैल्यू इज लेट्स से v के बराबर है ये। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे क्या देखना है कि इसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अब जैसे अगर मैं यहाँ पे तुम ध्यान से देखो कि जो मैंने डायग्राम बना रखा है जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो उसमें क्या तुमको दिखाई दे रहा है, जो हमारा एफ ऑफ एक्स का ग्राफ जो है वो जी ऑफ एक्स के ग्राफ से हमेशा ऊपर ऊपर है। मतलब यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, मैं तो ये बात बोल ही सकता हूँ इस सिचुएशन को देख करके, क्या बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स। आपके बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे तो बराबर भी हो रहा है, बराबर नहीं है, यहाँ पे हॉलो सर्कल बना, तो हॉलो सर्कल बने होने की वजह से एफ ऑफ एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स के बराबर कभी होगा भी, हमेशा ऊपर ऊपर है एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, और जी ऑफ एक्स का ग्राफ हमेशा नीचे ही है। ठीक है, तो वैसे मैं तुमको बताया था फंक्शन वाले चैप्टर में कि अगर जिसका ग्राफ ऊपर की तरफ निकल गया, जैसे जो ग्राफ ऊपर की तरफ चला गया, तो ये हमारा ग्राफ है, एक ग्राफ ऐसे जा रहा है और एक ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये एफ का ग्राफ है
और ये हमारी ई का ग्राफ है। तो इस डायग्राम को देख करके मैं ये बात बोल सकता हूँ कि एफ इज ग्रेटर देन के पक्के, ठीक है। और अगर मान लो कि इन केस ऐसा हो जाए कि दोनों दोनों एक पॉइंट पे मिल गया, ये एफ है और ये G है, तो एक पॉइंट मिल रहा है, तो इस केस को कवर करने के लिए क्या बोलते हैं, एफ ग्रेटर देन और इक्वल टू जी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से तो इस डायग्राम के हिसाब से तो क्या हो रहा है कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स है, हमेशा ही होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड पे लिमिट लगा दिया, तो लिमिट लगाने से क्या चेंज आएगा उसको लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिमिट लगाया, ये तक एक्स टेंडिंग टू ए, एफ ऑफ एक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर अगर एक्स बराबर ए की तरफ अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से आऊंगा तो एफ का ग्राफ ये है, ऊपर वाला ग्राफ जो ब्लू वाला ग्राफ है एफ का ग्राफ है, तो इस पर मैं ऐसे चलूंगा ऐसे। इसकी जो टेंडेंसी होगी किस नंबर की तरफ जाने की होगी, ये नंबर तुमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या हो गया एफ के केस में हमारा पी के बराबर। अच्छा, अगर मैं एक्स बराबर ए की तरफ राइट हैंड साइड से आऊँ तो क्या होगा, तो भी ग्राफ पे ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे, दिस इज द केस, ऐसे चलना पड़ेगा। अब इसकी टेंडेंसी भी किस नंबर की तरफ जाने की, ये बी की तरफ जाने की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से एफ के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा वो भी बी के बराबर, राइट हैंड लिमिट जो है वो भी बी के बराबर, ठीक है, ये बात सही है। तो अगर मैं तुमसे अगर क्वेश्चन पूछता हूँ कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना होगा, आंसर मिलेगा बी, सही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो गए। अगर दोनों बराबर हो गया तो समझ जाओ कि लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा, और लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो उसका वैल्यू भी वही होगा जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आ रहा है, फिनाइट वैल्यू, ठीक है। ये तो हो गया एक्स की बात। अगर जी की बात करें तो क्या होगा, जी में क्या हो रहा है कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से मूव कर रहा हूँ तो जी के ग्राफ पे मुझे ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे ऐसे, दिस इज द केस, ध्यान से देखो, मुझे ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे। इसकी टेंडेंसी किस नंबर की तरफ जाने की है, ऑफ कोर्स ये अगेन बी की तरफ जाने की है। इसके लिए भी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया, इसके लिए भी लेफ्ट हैंड लिमिट बी के बराबर होगी। अगर मैं एक्स बराबर ए की तरफ राइट हैंड साइड से आऊँ तो जी के लिए राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, इसकी टेंडेंसी किस नंबर की तरफ जाने की है, तो इसकी टेंडेंसी भी बी की तरफ जाने की। तो इसके लिए भी राइट हैंड लिमिट कितना आ गया, इसके लिए भी राइट हैंड लिमिट आ गया हमारा बी के पास। इसका मतलब क्या समझना है कि अगर मैं तुमसे लिमिट निकालने को बोलता हूँ एफ ऑफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू, वो भी बी के बराबर आ रहा है। और अगर मैं एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स अगर तुमको निकालने को बोलता हूँ तो इसका वैल्यू भी किसके बराबर आ रहा है, बी के बराबर, सही है। तो यहाँ से तुमने क्या सीखा, मतलब ये तुम्हारा प्रूफ हुआ ये कि अगर हमारा, यहाँ से मैंने तुमको ये बताने का कोशिश किया है कि अगर हमारा एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स है तो उस केस में लिमिटिंग वैल्यू बराबर आ सकता है, ठीक है। ये तो एक पहला सिनेरियो है, मतलब यहाँ से हमने एक कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन हमारा ये है, ध्यान से देखो, मतलब डायग्राम को ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैंने यहाँ से ये कंक्लूजन निकाला कि अगर मान लो एफ ऑफ एक्स मेरा ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स है, ठीक है, तो दिस इंप्लाई लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, क्योंकि दोनों का लिमिटिंग वैल्यू आपने देखा बराबर ही है, दोनों का वैल्यू जी के बराबर है, सॉरी बी के बराबर है। तो इसका मतलब तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि अगर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर है, अच्छा इक्वलिटी भी लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब जैसे मान लो इक्वलिटी, मतलब फंक्शन में इक्वलिटी लगा हो चाहे ना लगा हो। जैसे अब कोई सिनेरियो ऐसा होता मान लो, अगर मैं ग्राफ ऐसे बनाया, लेट्स से सेम सिचुएशन, अगर मैं ग्राफ ऐसे बना, दिस इज वाई एक्स, तो अगर मान लीजिए हमारा एक्स इक्वल टू ए है, तो मैंने ग्राफ एफ का ग्राफ ऐसे बनाया मान लो ऐसे, और इस पर डार्क बना दिया, और जी का ग्राफ मैंने ऐसे बना दिया ऐसे। इस केस में तो ये हमारा एफ है और ये हमारा जी है, तो इस केस में एफ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर एक पॉइंट पे दोनों बराबर भी हो गया तो इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, तो इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिटिंग वैल्यू तो अभी क्या आएगा, दोनों का बी ही आएगा, कि ग्राफ से मैंने लिमिट देखना सिखा दिया। तो यहाँ से भी वही चीज आएगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल, सॉरी ग्रेटर देन, सॉरी इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या होगा, लिमिटिंग है तो बराबर ही आएगा,
तो लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जीरो। ये हमेशा होगा, मतलब इस सिचुएशन में भी हो सकता है। तो इक्वलिटी लगा रखे फंक्शन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहला सिनेरियो है। अगर फंक्शन में इक्वलिटी लगा चाहे ना लगा, लिमिटिंग वैल्यू बराबर हो सकता है, लिमिट में कोई दिक्कत नहीं। ऐसा हो सकता है फंक्शन फंक्शन इक्वल नहीं है आपस में, मतलब किसी एक पॉइंट पर भी इक्वल नहीं हो रहा है, दोनों दोनों का ग्राफ किसी एक पॉइंट पे भी नहीं कट कर रहा है, बट स्टिल दोनों का लिमिट बराबर हो सकता है। ये हमने यहाँ से डिड्यूस किया। अब दूसरा सिनेरियो जैसे मान लो, सपोज करो कि अब मैंने दोबारा से डायग्राम बनाया, तो डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है मेरे को, जैसे दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स, ठीक है, और ये हमारा एक्स इक्वल टू ए। अब मैंने क्या किया, मैंने ग्राफ ऐसे बनाया कि इस पर क्या हो रहा है कि मेरा एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसे है, ऐसे, दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और मेरा जी ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसे है, ऐसे, ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, और ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज, मान लो लेट्स से दिस वैल्यू इज सी, और दिस वैल्यू इज बी, ठीक है, क्या समझ में आ रहा है। अब इस बार क्या हुआ कि इस बार हमारे ग्राफ में क्या हुआ, इस बार एफ तो हमारा ग्रेटर है, ग्राफ से देख सकते हो जो एफ का ग्राफ है हमेशा ही ऊपर है इस बार। तो यहाँ भी ये बात सही है कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, जैसे मान लो मैं लिमिटिंग वैल्यू निकालूं, तो अगर मैं एक्स बराबर ए की तरफ अगर लेफ्ट हैंड साइड से आऊंगा, तो ग्राफ कैसे चलना पड़ेगा, एफ के ग्राफ पे इसकी टेंडेंसी किस नंबर की तरफ जाने की, इसकी टेंडेंसी है इस नंबर की तरफ जाने की, सी। तो इसका मतलब कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू हो गया सी, ओके। और अगर मैं राइट हैंड साइड से आऊंगा तो क्या होगा, ऐसे ग्राफ पे चलना पड़ेगा से, और इसकी टेंडेंसी इस बार क्या हुआ, उसी नंबर की तरफ जाने की। तो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू भी कितना हो गया, तो यहाँ से तुम क्या देख सकते हो कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो वो सी के बराबर हो जाएगा। ये हमें समझना है, ठीक। अब चलो यहाँ पे आ जाओ दोबारा से। अगर मान लिया कि अगर मैं एक्स बराबर एक की तरफ, अब जी के ग्राफ को देखो, अगर मैं एक्स बराबर एक की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से आऊंगा तो ग्राफ पे मुझे ऐसे चलना पड़ेगा, इसी द सिचुएशन है। इसकी टेंडेंसी किस नंबर की तरफ जाने की है, तो इसकी टेंडेंसी है इस नंबर बी की तरफ जाने की। तो यानी कि इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो गया, इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया बी। और अगर एक्स बराबर एक की तरफ राइट हैंड साइड से आ रहा है तो ग्राफ पे एक्स चलेगा, ऐसे चलेगा। तो इसकी टेंडेंसी किस नंबर की तरफ जाने की है, तो बी की तरफ ही जाने की। तो हमारा राइट हैंड लिमिट कितना हो गया, तो राइट हैंड लिमिट भी बी के बराबर हो गया। तो अगर मैं तुमसे मैं बोलूँ कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर हो गया, तो वो बी के बराबर हो गया। अब तुम स्केल पर देखो वाई एक्सिस पे, जो नंबर नीचे होता है, जो मतलब ऑरिजिन से जितना पास होगा वो नंबर छोटा होता है, ये ऑरिजिन से ज्यादा दूर है ऊपर की तरफ, मतलब पॉजिटिव साइड में, तो उसका मतलब सी ज्यादा हो गया इस बार। तो इस बार यहाँ पर अगर एफ ऑफ एक्स, यहाँ से हमें क्या मतलब कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन हमारा ये निकला कि अगर इनकेस यहाँ से हमने कंक्लूजन ये निकाला कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स था, तो दिस इंप्लाई लिमिट में भी क्या क्या फर्क नजर आया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स ज्यादा ही आ रहा है इसका, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स, ठीक है। ये दूसरा सिनेरियो, ठीक है, समझ आ रहा है। ये पहला सिनेरियो तो ऊपर था, ये देखो, ये रहा पहला सिनेरियो कि अगर हमारा एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स है, तो लिमिटिंग वैल्यू बराबर आ गई, उसका लिमिट दोनों का लिमिट बराबर आ गया। और ये दूसरा सिनेरियो देखो, दूसरा सिनेरियो में क्या हुआ, ये था नीचे कि अगर हमारा एफ ऑफ एक्स ग्रेटर है जी ऑफ एक्स से, तो उस केस में लिमिट भी ग्रेटर आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। अब ये दोनों केस को मैं चाहता हूँ कि मुझे बार बार इन दोनों बातों को बार बार न बोलना, मतलब एक बार मैं स्टेटमेंट वन वन बोल के दिखाऊं, फिर स्टेटमेंट टू बोल के दिखाऊं, इतना इतना करने से बेटर है कि मैं एक काम करता हूँ कि दोनों स्टेटमेंट कुछ ऐसा लिखता हूँ जिससे दोनों का दोनों स्टेटमेंट मेरा काम करने लग जाए, मतलब कहते हैं एक तीर से दो तीर, समझ आ रहा है क्या? तो मतलब मैं कुछ ऐसा लिखना चाहता हूँ जिससे मेरा दोनों केस कवर हो जाए।
तो क्या मैं ये बात लिख सकता हूँ? अब देखो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलेगा, हमारा कंक्लूजन निकला कि अगर मान लिया एफ ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन एच ऑफ एक्स, ठीक है, तो दिस इम्प्लाई अगर मैं दोनों साइड पे लिमिट लगाता हूँ तो क्या क्या फर्क नजर आएगा तुमको? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे लिमिट लगा दिया एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स, तो या तो ये लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, या तो ये ग्रेटर होगा और या फिर बराबर होगा। तो इतना लिखना सफिशियंट है, समझ में आ रहा है क्या? इफ अगर मान लिया, इससे क्या होगा कि दोनों स्टेटमेंट कवर होगा। अब ये मैंने प्रूफ करके दिखाया है कि अगर हमारा एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स से ग्रेटर है, मतलब एफ ऑफ में यहाँ पर इक्वलिटी लगा हो चाहे ना लगा हो, कुछ बच्चों के से बहुत कंफ्यूजन होगा, समझ में तब, और कुछ बच्चे तो क्वेश्चन करते ही नहीं, उनको ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगा था तो फिर यहाँ पे कैसे इक्वलिटी आ गई। उनको लगता है कि चलो ऐसा होता होगा, चलो मान लेते हैं। ऐसा नहीं, हमें चीजों को लॉजिकली समझ में आना चाहिए क्यों हो रहा है, वाई, ठीक है। मतलब इसका हम यूज करेंगे सैंडविच थ्योरम। अब जैसे मान लो यहाँ पे ग्रेटर है, यहाँ पे ग्रेटर इक्वलिटी नहीं लगा हुआ है, बट लिमिट लिमिट जैसे लिया तो वहां पर इक्वलिटी भी होल्ड करने लग गया, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पे इक्वलिटी हो चाहे ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिमिट में तो हमेशा यही चीज आएगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है दोनों का लिमिट, तो ऐसा होगा ही होगा, ठीक, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, वो तो अपने ग्राफ से दिखाई, तुमको एग्जिस्ट कर तभी ये सारी बातें बोल रहे हैं। अगर मान लो लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे तब तो इसे बात उठेगा ही, ठीक है। चलो तो ये हमारा फाइनल कंक्लूजन था यहाँ से, ठीक है। अब ये तो हमारा एक पॉइंट हुआ, अब अगले पॉइंट है, अगला पॉइंट अब आता है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या था, क्या थ्योरम का मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे अब सैंडविच थ्योरम, अब तुमको ये चीज अगर पिछला वाला केस अगर समझ में आया है, जैसे ये वाला केस जो हमने पूरा एक्सप्लेन किया कि क्या क्या है, मीनिंग क्या है, तो अब जाकर के अब हम सैंडविच थ्योरम पे मतलब कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम, अच्छा थ्योरम मतलब क्या होता है? थ्योरम, थ्योरम का मतलब होता है कि पहले कुछ कंडीशन दिया होगा, मतलब इफ, कि अगर ये ऐसा है, मतलब स्ट्रक्चर कैसा होता है कि इफ देन, अगर ये कंडीशन मैच कर रहा है तो जाकर के हम ये एजर्शन, ये होता है एजर, तब हम एजर्ट कर सकते हैं। थ्योरम का मतलब ये होता है कि अगर ये पहला ये सब सारा कंडीशन अगर मैच कर रहा है तो भी जाकर के हम अगले कंडीशन पे जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर कोई बोले अगर ये कंडीशन फेल कर गया, तो ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है, तो इसके बारे में हमें कोई कमेंट करने का अधिकार नहीं है, समझ में आ रहा है? कोई भी दुनिया का कोई भी थ्योरम होगा तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा कि इफ दिस इज ट्रू देन ओनली दिस कैन बी ट्रू, तो समझ में आ रहा है? तो अगर मान लो ये केस अगर सही फिट बैठ गया, मतलब ये हमने जो कंडीशन लगा रखा है वो सही है, तो जाकर के हम जो स्टेटमेंट है उस पर कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये फेल कर गया तो इस पे हम ना तो पॉजिटिव कमेंट देंगे ना निगेटिव कमेंट देंगे, तो कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रहा है? ये थ्योरम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब सैंडविच थ्योरम कहता है, तो उसके पीछे कहानी ये है कि सैंडविच थ्योरम मतलब होता है कि उसने ये बोला कि अगर मान लिया एक फंक्शन है जी, ऐसे कुछ लिखा होगा, ठीक है, if g of x is less than f of x and f of x is less than h of x, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वलिटी लगा हो चाहे ना लगा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और साथ में ये है if g of x is less than f of x less than h of x and limit x tending to a g of x बराबर लिमिट x टेंडिंग टू a h of x बराबर, मान लिया इसका वैल्यू कुछ लेट से लैम्डा के बराबर आ गया, ठीक है, इस लैम्डा, समझ में आ रहा है? क्या स्टेटमेंट क्या है कि अगर कंडीशन है ये पहले कि ऐसा होना चाहिए, जी ऑफ एक्स मतलब क्या होना चाहिए कि जो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो दो डिफरेंट फंक्शन के बीच में लाई करना चाहिए, तो पहला कंडीशन ये होना चाहिए। साथ में ये भी है कि उसका मतलब इस वाले जो एक्सट्रीम में जो लिखे गए हैं, मतलब लेफ्ट में जो लिखा है एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में जो फंक्शंस लिखे गए हैं उनका लिमिटिंग वैल्यू बराबर होना चाहिए, ये दो दोनों कंडीशन है। अगर ऐसा है देन, अब यहाँ पर एजर, अब हम एजर्शन कर रहे हैं, देन क्या होगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स विल बी लैम्डा, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू भी एफ ऑफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू भी लैम्डा के बराबर होगा इफ एग्जिस्ट, समझ में आ रहा है? अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब
एफ ऑफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू भी लैम्डा होगा। तो ये स्टेटमेंट हो गया सैंडविच थ्योरम। अब इसको समझने के लिए तो ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, ये तो बहुत ही मतलब एक क्या किया ना कि मतलब एक जनरलाइज चीज को इसने स्टेटमेंट में बोल दिया, भारी मतलब मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अदरवाइज इसमें कुछ समझने लायक कुछ है भी नहीं। अगर तुमको ये चीज समझ में आया ऊपर से अगर तुमको सब कुछ क्लियर है, तो यहाँ पर भी देखो एक्चुअली स्टेटमेंट क्या कहता है। सैंडविच थ्योरम ये कैसा है, अब मैं थोड़ा इसको थोड़ा करके देखते हैं। जैसे मान लिया कि ऐसा कुछ ग्राफ मुझे दिया होगा, तो मैं सिर्फ राइट साइड अगर बना के दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो ये हमारा एच ऑफ एक्स, ये मेरा फंक्शन है एच ऑफ एक्स, ठीक, और ये है मेरा जी ऑफ एक्स, ये है मेरा जी ऑफ एक्स, ठीक है, और ये एक्स इक्वल टू ए, और ये हमारा वैल्यू बी है, बी के बराबर, सही। अब उसने स्टेटमेंट क्या दिया है, स्टेटमेंट ये दिया है उसने कि हमारा एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो क्या हो रहा है कि जो एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के बीच में होना चाहिए। आप तुम देख सकते हो जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स के बीच में होना चाहिए, दो गिवन फंक्शन के बीच में हमारा होना चाहिए। साथ में ये भी देखो कि अगर मैं यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू की बात करूँ, एच ऑफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू, तो यहाँ पर तो सिर्फ राइट हैंड लिमिट देखने की जरूरत है कि लेफ्ट में मान लो ग्राफ में मैंने जानबूझ के नहीं बनाया, ठीक, चाहो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं उससे। मान लो तो मैंने ऐसे एक्सटेंड कर दिया, ऐसे बना दिया, और जी ऑफ एक्स को ऐसे बना दिया, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब एफ ऑफ एक्स मुझे बनाना है, तो एफ ऑफ एक्स वो एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के बीच में रखते हैं। साथ में तुम यहाँ से देखो ध्यान से कि एच ऑफ एक्स का जो लिमिटिंग वैल्यू है, ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर एच ऑफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे तो किसके बराबर आएगा, वो बी के बराबर आएगा। सब वैसे मैं लैम्डा यूज किया हूँ, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रहेगा तो कॉन्स्टेंट, तुम उसको लैम्डा बोल दो, ठीक है। तो लैम्डा है, एच ऑफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू भी लैम्डा है, जी ऑफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब एफ ऑफ एक्स को मुझे इसके बीच में रखना है, समझ में आ रहा है। अब तुम ऐसे सोचो कि मैं कैसे भी करके इस एच ऑफ एक्स को घुमा फिरा दूं, मतलब आना लिमिटिंग वैल्यू दोनों बराबर होना चाहिए, इस फंक्शन का इस फंक्शन का। अब मान लो एफ ऑफ एक्स कैसे भी है, मान लो ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, कैसे भी आया एफ ऑफ एक्स, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसको इसके बीच में रहना पड़ेगा, मतलब इसके बीच में, अब ऐसे तो जा नहीं सकता, मान लो ऐसे चला गया, ऐसे तो ऐसे चला गया, तो फिर तो एच ऑफ एक्स से ऊपर चला गया, और एच ऑफ एक्स के ऊपर चला गया, तो फिर तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, फिर तो ये फेल कर गया, कंडीशन फेल कर गया। अगर मान लो इसका पाथ चेंज होकर के यहाँ पे आ गया, नीचे आ गया, जी ऑफ एक्स के नीचे आ गया, तो वो भी केस फेल कर जाएगा, फिर तो जी ऑफ एक्स के नीचे चला गया, मतलब एफ ऑफ एक्स हमारा जी ऑफ एक्स से छोटा हो जाएगा। तो इसके पास कोई और रास्ता बचता ही नहीं है। तो इसको अगर क्या करना है, अब एफ ऑफ एक्स को एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के बीच में रखना है मेरे को, मजबूरी है मेरी, कंडीशन है। तो क्या होगा कि एच ऑफ एक्स सॉरी एफ ऑफ एक्स, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स के पास कोई रास्ता बचता ही नहीं है, उसके लिमिटिंग वैल्यू को भी मजबूरी में ही कितना होना पड़ेगा, बी होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ तुम डायग्राम से देख सकते हो कि अगर एफ ऑफ को मुझे एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के बीच में रखना है, और जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स का जो लिमिटिंग वैल्यू है वो बराबर भी है साथ में, अगर ये दोनों कंडीशन मैच, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसका लिमिटिंग वैल्यू अलग आ जाए एफ ऑफ एक्स। अदरवाइज तो ये हमारा जो ओरिजिनल कंडीशन है वो हमारा फेल कर जाएगा। सही है ये बात, ठीक है, यहाँ से तुम देख सकते हो। तो सैंडविच थ्योरम कुछ है नहीं। अब इसी कहानी को इसमें कोई ये तो कोई नॉर्मल इंसान भी ये बात बता सकता है कि अगर एक फंक्शन है जो एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के बीच में है, और एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू भी बराबर है, तो उस केस में एफ ऑफ एक्स के लिमिटिंग वैल्यू को भी बराबर होना पड़ेगा। अब एफ ऑफ एक्स कैसे भी आए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एफ ऑफ एक्स का डायग्राम तुम जैसे मर्जी वैसे बना लो, लिमिटिंग वैल्यू एफ ऑफ एक्स का भी उतना ही आएगा जितना एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू है। तो हुआ क्या कि ये जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये बेसिकली सैंडविच हो गया इन इस फंक्शन और इस फंक्शन के बीच में, सैंडविच। दैट्स व्हाई नेम क्या दिया इसने, दैट्स व्हाई नेम इज दिस थ्योरम नेम इज सैंडविच थ्योरम। सैंडविच ऐसे तो बनाते हो तुम लोग, दो ब्रेड के बीच में कुछ रख दिया तो वही सैंडविच हो गया, सही है। तो ये चीज है यार, तो दैट्स व्हाई द नेम इज सैंडविच थ्योरम। समझ में आया, ओके। बस ये इसका मतलब स्टेटमेंट हो गया, ग्राफिकल प्रूफ हो गया, बाकी मैथमेटिकल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, काम नहीं है उसका हमारे पास, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, तो देखो क्वेश्चन थोड़ा, इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। मतलब पहले तो ऐसा नहीं कि आएगा नहीं,
वैसे तो प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज्यादा नहीं होता इस क्वेश्चन का, क्योंकि थोड़ा टफ क्वेश्चन है, तो बहुत कभी कभी लोग सॉल्व कर पाते हैं इसको। तो दो तीन बातें ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन अगर आ गया तो तुम्हें पहले तो समझ में आएगा नहीं कि सैंडविच थ्योरम लग रहा है। तो अगर तुमने सारा मेथड अप्लाई कर दिया, ठीक है, दिक्कत क्या आएगी वो वही डिस्कस करते हैं उस पर कि दिक्कत क्या क्या है सैंडविच थ्योरम लगाने में। पहले तुमने सारा मेथड अप्लाई कर दिया, सारा मेथड लगाने के बाद सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो हमें एक बार को सोचना पड़ेगा सैंडविच थ्योरम के बाद में, मे भी ये क्वेश्चन जो है वो सैंडविच थ्योरम से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, सैंडविच थ्योरम में दिक्कत क्या आएगी? सैंडविच थ्योरम में जैसे मान लो एक तो ये यहाँ पे कंडीशन जो है, मतलब हमें इसका वैल्यू पूछा जाएगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू रखो। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो, तो सैंडविच थ्योरम तभी लगा पाओगे। तुम्हें तो ध्यान क्या रखना है कि हमें दो फंक्शन सोचना पड़ेगा अपने मन से। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो समझ में आएगा। हमें दो फंक्शन सोचना पड़ेगा सच दैट कि हमारा एफ ऑफ एक्स इन दोनों के बीच में सैंडविच होता है, मतलब एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स से ग्रेटर हो जाए। तो हमें एक फंक्शन ये सोचना पड़ेगा और हमें एक फंक्शन ये सोचना पड़ेगा। तो एक तो पहले इसी में दिमाग खराब होगा कि सोचे क्या। ठीक है, और ये नहीं कि कुछ भी अपने मन से सोचेंगे। सोचने के बाद दो फंक्शन सोचने के बाद जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स सोचने के बाद हमें साथ में ये भी सोचना है कि इसका लिमिटिंग वैल्यू साथ में ये भी, इससे थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत टफ क्वेश्चन हो जाता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एच ऑफ एक्स, ये दोनों बराबर भी होना चाहिए। ये भी कंडीशन, मतलब ये तो सोचोगे ही, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स सोचोगे, साथ में इस तरह से सोचना है फंक्शन कि हमारा जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू बराबर भी आ जाए। अब ये पहला स्टेप, तो ये सोचना बहुत अपने आप में बहुत बड़ा महाभारत है। उसके बाद फिर इस स्टेप पे आना, ये अपने आप में दूसरे स्टेप हो गए। इन दोनों स्टेप को करने के बाद जाकर के तब जाकर के हम इस पे लिमिट पे कमेंट कर सकते हैं। तो ये तीन स्टेप में जाके क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे मान लो एक क्वेश्चन करके मैं डेमोन्स्ट्रेट करके देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो मैंने पूछा तुम लोगों से कि इवैल्यूएट, ठीक है, क्या लेना, चलो ये लेंगे लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी, और ये हमारा फंक्शन एन बाई एन स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, और प्लस एन बाई एन स्क्वायर प्लस टू, ठीक है, और फिर एन बाई एन स्क्वायर प्लस थ्री, ठीक है, और ऐसे करते करते एन बाई एन स्क्वायर प्लस फाइव एन। ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब इस क्वेश्चन को देख के तुमको आइडिया लगेगा कि मैं तो क्या सोचोगे। पहले मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, अब एक्चुअली क्या, अभी तो हमें सैंडविच थ्योरम में पढ़ा रहा हूँ, तो तुम्हारे दिमाग में ऑब्वियस थॉट आएगा कि मे भी सैंडविच थ्योरम से बन है। लेकिन जब हम एग्जाम जब देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन भी आएगा, वहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है, वहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पैराबोला क्वेश्चन भी आएगा। तो मतलब और उसी ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, और उसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये भी आएगा, लिमिट का क्वेश्चन भी आ गया। तो हमारे दिमाग में जो बच्चे के थॉट प्रोसेस में सबसे पहला थॉट क्या जाएगा, सबसे पहला थॉट जाएगा कि इसको सीक्वेंस एंड सीरीज से सोच के देखते हैं। तब हमने सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में, मतलब इसी, वैसे तो मैं लिमिट वाले चैप्टर में भी तुमको ये सब सारा चीज डिस्कस किया था। एक हमने सीरीज वाला क्वेश्चन आई थिंक 5-7 क्वेश्चन करवाए हमने, जाके चेक कर लेक्चर्स में। तो वहां पर मैंने ये इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हैं, सीरीज का क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला हमारे पास ऑब्वियस थॉट आएगा सीरीज का क्वेश्चन जो है उस में भी वो लगा, तो हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश किया। तो यहाँ पर तो कुछ बात बनेगी नहीं, क्यों? तुम देखो यहाँ पे हमारा डेनोमिनेटर वेरिएबल हो जा रहा है। यहाँ पर एन स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पर एन स्क्वायर प्लस टू, एन स्क्वायर प्लस थ्री, और यहाँ पर एन स्क्वायर प्लस फाइव है। न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है, मतलब वो तो एन है, उसमें तो एन एन जा रहा है, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसको। तो मतलब तुम एन है तो एन ही फिक्स है, एन में चेंज नहीं। नीचे में क्या हो रहा है कि एन स्क्वायर में प्लस वन है, फिर एन स्क्वायर प्लस टू हो गया, फिर एन स्क्वायर प्लस थ्री हो गया, फिर एन स्क्वायर प्लस फाइव हो गया। तो अगर डेनोमिनेटर चेंज हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो डिफरेंस मेथड से सॉल्व हो सकता है। हमने एक इसी मतलब लिमिट में ही, मैंने तुमको एक चैप्टर में लिमिट में ही आई थिंक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बिल्कुल लास्ट में जाकर के सीरीज वाला प्रॉब्लम सिखाया था। वहां जाकर के मैंने पूरा डिफरेंस मेथड भी सॉल्व करना सिखाया। ठीक है, तो डिफरेंस मेथड में मैंने तुमको सिखाया था कि पहले जनरल टर्म लिखो, जनरल टर्म लिखा, जनरल टर्म को दो टर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करना है सच दैट
दोनों का डिफरेंस बी एन, अगर एक टर्म अगर बी एन है तो दूसरा बी एन माइनस वन बन जाए, ठीक है, इस तरह से ब्रेक करना है। या अगर एक टर्म अगर हमारा बी एन प्लस वन है दूसरा हमारा बी एन बन जाए, कुछ इस तरह से हमने ब्रेक करना सीखा है। तो तुम करके देखो, यहाँ पर तुम अगर करने की कोशिश करोगे, वैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो है हमारा कितना टर्म है यहाँ पे, एक से लेकर कहाँ तक गया है, 5n तक गए। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 5n टर्म्स है, तो ये हमें ध्यान रखना, ये भी गलती नहीं करना। टोटल मतलब वरना कुछ लोग की टेंडेंसी होती है जहां भी कुछ देखा तो नंबर ऑफ टर्म्स n ही, उनको n के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता, मतलब जबकि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ पे 5n टर्म्स है, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। तो अब तुम करके देखो अपने आप, जनरल टर्म लिख करके देखना, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि ये डिफरेंस मेथड यहाँ पे नहीं लगता है। तो डिफरेंस मेथड में जो प्रोसीजर होता है उसमें सिखाया था मैंने कि न्यूमरेटर में वेरिएबल प्रेजेंट हो, तो अगर 3 टर्म प्रेजेंट है तो 4 टर्म लिखना पड़ेगा। डेनोमिनेटर में अगर वेरिएबल प्रेजेंट है, वेरिएबल टर्म प्रेजेंट है तो 3 टर्म लिखा है तो उससे एक टर्म कम टर्म लिखना पड़ता है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आईटीएफ जाके लेक्चर रिवाइज कर और सीक्वेंशियल सीरीज लेक्चर रिवाइज करोगे, सब याद आ जाएगा, ठीक है। तो वो सब हमने लगा के देखा, कुछ भी मैच नहीं कर रहा, कुछ भी कोई डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला ही नहीं लग रहा, ठीक है। तो फिर लास्ट में जब सब कुछ करके देखना अपना खुद करके देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि नहीं हो पा रहा है प्रॉब्लम कुछ कर रहा है। तो जब सब कुछ करके देख लिया नहीं हुआ सॉल्व, तो जाकर के हमें एक बार को सैंडविच थ्योरम सोचना पड़ेगा। तो फिर मेरे दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि मे बी ये क्वेश्चन जो है वो सैंडविच थ्योरम से सॉल्व हो रहा होगा। अब फिर पहला क्वेश्चन तो वही उठेगा कि सैंडविच थ्योरम लगाए तो लगाए कैसे। तो सैंडविच थ्योरम में मैंने तुमको दो बातें बताई कि दो फंक्शन सोचो। अब तुम सोचोगे दो फंक्शन सोचे कैसे, तो सोचना ही अपने आप में थोड़ा टास्क है हमारे लिए। तो दो फंक्शन में कैसे सोचो ये बताओ, ठीक है। तो साथ में सोचना भी ऐसे है कि मान लो मैं इसको इस वाले फंक्शन को तुम ऐसे सोचो, मैं अगर इस फंक्शन की अगर बात करता हूँ, इसका हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालना, मैं इसको एफ ऑफ एन बोल मान लिया, एन के टर्म्स में लिखा तो एन बोल दो, अगर एक्स के टर्म्स में लिखा है तो एक्स बोल दे, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, फंक्शन तो फंक्शन है, ठीक है। तो मैं इसको एफ ऑफ एन बोल रहा हूँ। अब मुझे एक फंक्शन जी ऑफ एन ढूंढना है और एक फंक्शन एच ऑफ एन ढूंढना है, सच दैट कि हमारा एफ ऑफ एन इसमें सैंडविच हो जाए और साथ में इसका लिमिटिंग वैल्यू, मतलब इसमें हमने ये लगाया लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी जी ऑफ एन लगाया, और यहाँ पे लगाया लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एच ऑफ एन लगाया, ये दोनों बराबर हो जाए साथ। तो अब हमें सोचना स्टार्ट किया क्या करें। अब यहीं पे दिमाग तुम्हारा सबसे ज्यादा खर्च हो, क्योंकि ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्रूशियल स्टेप, ठीक है। अगर तुमने ये सोच लिया तुम्हारा सैंडविच थ्योरम सॉल्व हो गया। तो अब मैंने सोचा कि क्या करें इसमें, बहुत काफी दिमाग खर्च होगा इसमें। तो देखो यहाँ पर तुम एक सोचो, यहाँ पे ध्यान से देखो, तुम एक बात बताओ कि इन सारे टर्म्स में मतलब ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, इनमें सबसे छोटा टर्म कौन सा है। तो जिसका डेनोमिनेटर सबसे ज्यादा होगा वो सबसे छोटा टर्म होगा, समझ में आ रहा है। और जिसका जिसका डेनोमिनेटर सबसे कम होगा, ठीक है, तो वो सबसे लार्जेस्ट टर्म होगा, क्योंकि ऊपर वाला टर्म तो एन के एन है तो एन ही है, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो हमने सोचा कि चलो मैंने एक फंक्शन अपने मन से डिजाइन किया, चलो आपने करके दिखाते हैं उसे, सपोज करो अब ये सोचना पड़ेगा मेरे को जी है, ठीक है। तो जीएन हमने सोचा कि हमने क्या किया, सारे छोटे छोटे टर्म को ले लिया। जैसे कहीं पर सपोज करो ऐसे लिखा है, मान लो 3+2+1, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने 1 + एक सीरीज ऐसे बना दिया 1+1+2, ठीक है। और एक सीरीज मैंने बनाया 3+3+3। अब तुम ध्यान से देखो, इसको मैं एफ बोल रहा हूँ, ये इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा 3 2 5 1 6, ठीक है। इसका वैल्यू होगा 3 और इसका वैल्यू होगा 9, समझ में आ रहा है। तो तुम्हें यहाँ पे समझ में आया कि एफ जो है सैंडविच हो गया, एक तो पहले, एक तो ये चीज समझ में आया को यहाँ से, एफ सैंडविच हो गया जी और एच के बीच में, ओके फाइन, बहुत बढ़िया। यानी कि हमें यहाँ से लॉजिकली ये समझ में आया कि हमें कुछ इस तरह से सोचना पड़ेगा कि मैंने क्या किया, एक बार को सारे लार्जेस्ट टर्म ले लिया और एक बार सबसे स्मॉलेस्ट टर्म ले लिया। तो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट टर्म कौन सा होगा, जिसका डेनोमिनेटर जितना ज्यादा होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट टर्म होगा। तो मैंने यहाँ पर ये टर्म लिया n/n² + 5n को पिक करके, ठीक है। अब ऐसे करके इन्हीं सारे टर्म्स को ऐड करते मैं चला गया, n5 n² + 5n n n² + 5n
और ऐसे करते करते कितने नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे, तो वो 5n टर्म्स है, n स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब तुम ध्यान से सोचो कि इन टर्म का जो एडिशन होगा वो पक्का इस एफ ऑफ एन से तो पक्का छोटा ही होगा, ये तो पक्की बात है। ये यहाँ पे मैंने प्रूफ करके दिखाया है, ये तुम्हारे सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। लॉजिकली करते हैं, ऐसा नहीं कुछ भी अपने मन से तो मन में आ रहा है वो हम काम कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये चीज हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो जीएन जीएन कैसा होगा कि हमने स्मॉलेस्ट टर्म को, सारे स्मॉलेस्ट टर्म को ऐड करते हुए चला, तो उससे क्या हुआ कि ये हमारा ये सीरीज बन गया। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे 5n टर्म्स, यहाँ पे 5n टर्म्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब तुम ऐसे सोचो कि ये मान लो कुछ नंबर लिखा, मान लो k प्लस के प्लस के प्लस के 5n टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, 5k इंटू 5n इंटू के बन जाएगा। तो इस पूरे सीरीज का सम कितना आ गया, 5n इंटू n डिवाइड बाई n स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ से ये बन गया हमारा 5n स्क्वायर और डिवाइड बाई n स्क्वायर प्लस 5। सही है, समझ में आया? तो ये हमारा जीएन होगा, करेक्ट है। अभी यहाँ तक समझ में आया? चलो अब आराम से देखते हैं। अब एक तो मैंने जीएन सोचा, फिर दोबारा मैंने सोचा कि अब एच ऑफ एन क्या ले, तो एच ऑफ एन मैंने सोचा जो सबसे ग्रेटेस्ट टर्म है उसको ऐड कर लेते हैं, तो एन स्क्वायर प्लस वन, एन स्क्वायर प्लस वन, एन बाई एन स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, समझ में आ रहा है? और एन बाई एन स्क्वायर प्लस, यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, ऑफ कोर्स यहाँ पे 5n टर्म्स, तो k प्लस के प्लस के 5n टाइम्स, तो हो जाएगा 5n इंटू के। तो एच ऑफ एन भी हमारा कितना हो जाएगा, 5n इंटू एन डिवाइड बाई एन स्क्वायर प्लस वन। यहाँ तो चल रहा है, तो यहाँ से जो आंसर निकला वो हो गया, मतलब एच ऑफ एन का जो वैल्यू आया वो 5n स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई एन स्क्वायर प्लस। सही है, ये हमारा एच ऑफ एन है। सही है, आई होप ये समझ में आ गया। बट अभी तो काम आधा हुआ है हमारा, एक स्टेप ही कंप्लीट हुआ है। अब मैंने देखा कि चलो अब ऐसा करने से क्या फायदा मिला मेरे को, ऐसा करने से पक्का ये चीज हो गया होगा कि जी ऑफ एन जो है और एच ऑफ एन जो है उसके बीच में ही हमारा एफ ऑफ एन लाई कर रहा होगा, ये तो पक्की है, ये तो मुझे समझ में आया। ठीक है, बट अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ। अब दूसरा स्टेप पे क्या चीज मुझे करना पड़ेगा, दूसरे स्टेप पे मुझे लिमिटिंग वैल्यू भी चेक करना पड़ेगा। तो अब मैंने यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू निकाला, ध्यान से देखो, मैंने दोबारा से यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू निकाली, तो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी 5n स्क्वायर और डिवाइड बाई क्या हो गया, n स्क्वायर प्लस 5n। समझ में आ रहा है क्या? ये हमारा लिमिटिंग वैल्यू g ऑफ n का लिमिटिंग वैल्यू। तो अब तुमको मैंने बता रखा है कि अगर n अगर इंफिनिटी की तरफ जाता है, अगर n अगर इंफिनिटी की तरफ जाता है तो हाईएस्ट डिग्री टर्म डोमिनेट करेगा। तो ऊपर से तो कौन डोमिनेट करेगा, 5n स्क्वायर डोमिनेट करेगा, नीचे से कौन डोमिनेट करेगा, तो n स्क्वायर डोमिनेट करेगा। तो इसको मैं अप्रोक्सीमेशन वगैरह सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, एलएच रूल वगैरह, जिसमें तुमने मेरे लेक्चर्स को फॉलो किया है तो फिर समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये और ये कट गया तो आंसर कितना आ गया, 5। मतलब जी ऑफ एन का लिमिटिंग वैल्यू कितना आ गया, 5 के बराबर आता है। ठीक है, चलो अब इस पे आ गए। यहाँ पे मैंने दोबारा से एच ऑफ एन पे निकाला, तो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो गया 5n स्क्वायर प्लस 1। अगेन सेम लॉजिक से यहाँ से हाईएस्ट डिग्री टर्म डोमिनेट करेगा, तो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये हो गया 5n स्क्वायर, और यहाँ से कौन डोमिनेट करेगा, तो n स्क्वायर डोमिनेट करेगा। सही, तो यहाँ से n स्क्वायर कट गया, आंसर कितना आ गया, 5। तो अब तुम देखो सारा चीज मैच कर गया। क्या क्या चीज मैच किया, एक तो पहला कंडीशन मैच कर गया कि g ऑफ n और h ऑफ n के बीच में हमारा f ऑफ n लाई करता है। दूसरा कंडीशन क्या मैच किया यहाँ से कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी g ऑफ n बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी h ऑफ n, ये दोनों बराबर, और किसके बराबर है, 5 के बराबर है। दैट्स वाई हमारा जो क्वेश्चन था लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, मैं पूरा लिखूंगा एफ ऑफ एन, उसका आंसर भी कितना होगा, 5। तो देखिए हमारा ये कहाँ से आया, सैंडविच थ्योरम से। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये इवेल्युएट दिस प्रॉब्लम, दिस सीरीज, इस लिमिट को इवेल्युएट करना था, और ये इसका वैल्यू कितना आया, 5 आ गया, इसका आंसर कितना होगा, 5। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि थोड़ा सा ट्रिकी एक्सरसाइज है। अगर आप सैंडविच थ्योरम का क्वेश्चन अगर पूछा है, और ऐसा नहीं कि एग्जाम में आता नहीं, बिल्कुल आता है, मतलब ये दिमाग से निकाल दो कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। और ये 1-2 साल ये आया है, जेई मेंस में भी आया है, एडवांस में भी आया है।
ठीक है, तो फ्रीक्वेंटली आता रहता है क्वेश्चन, और इसमें थोड़ा सा दिमाग अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो ऑफकोर्स रैंक इंप्रूव करवाना है तुमको, रैंक अगर अच्छा लेके आना है तो रैंक तुम्हारा तभी इंप्रूव हो पाएगा जब तुम टफ क्वेश्चन को सॉल्व करके आओ। आसान क्वेश्चन तो हर बच्चा सॉल्व करके आएगा, जो बच्चा टफ क्वेश्चन सॉल्व करके आएगा उसी का रैंक इंप्रूव होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये चीज ध्यान रखना है इस बात। चलो जी आगे बढ़ते हैं, एक ये क्वेश्चन कंप्लीट है, एक और क्वेश्चन जैसे अब ये हमारे डीटीपी में दिया हुआ है, तो तुम जाके चेक कर सकते करके देख सकते हो, इवेल्युएट करना तुमको लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, और 1 स्क्वायर एक्स, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ध्यान रखना ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये हो गया 2 स्क्वायर एक्स और 3 स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ऐसे करते करते लास्ट में है तुम्हारा n स्क्वायर एक्स के और होल डिवाइड बाय n3। सही, ये क्वेश्चन। ठीक है, और साथ में जो दिया हुआ है एक्स इज एक्स, जीरो नहीं बना रहे, आप इसको इवेल्युएट करो। ठीक है, आप देखो यहाँ पर भी आप जैसे मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह इन्वॉल्व हो गया, फिर सीरीज वाला प्रॉब्लम दिया हुआ, तो अब तुम जैसे नॉर्मल अगर जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं लगा होगा तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता। जैसे यहाँ पर तुम देखो, अगर मान लो मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, तो 1 स्क्वायर एक्स प्लस 2 स्क्वायर एक्स, अगर ये क्वेश्चन पूछता ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाता, n स्क्वायर एक्स। सही, और होल डिवाइड बाय n। तो यहाँ पर मैं क्या करता कि x को कॉमन निकालता, और मेरे पास ये सीरीज स्टैंडर्ड सीरीज होता है, इसको ये भी मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी ITF में, तो वहां जाके वैसे भी तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा सीक्वेंशियल सीरीज में, इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाता है x n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6। ठीक है, और होल डिवाइड बाय n सॉल्व करते हैं, आराम से सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है और साथ में सीरीज वाला प्रॉब्लम दिया हुआ है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर भी हो, सीरीज वाला प्रॉब्लम भी दिया हो, तो उनको ये चीज समझ में आ जाना चाहिए, मतलब पैटर्न अपने दिमाग में फिक्स कर देते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे सैंडविच थ्योरम से बन सकता है। सैंडविच थ्योरम बनेगा नहीं बनेगा वो तो बात की बात है, लेकिन देखो मैथमेटिक्स में ऐसा होता है ना कि थोड़ा बहुत तो तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होने का जो पैटर्न बनता है दिमाग में, वो जितना तुम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसका तुम्हारे दिमाग में पैटर्न बन जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन में मे भी ये लग सकता है। वो सॉल्व हो ना हो तो बात की बात है। मैथ्स में मतलब हिट एंड ट्राई भी तो करते हैं हम लोग कि ये क्वेश्चन कोई नया क्वेश्चन आया तो चलो ये लगा के देखते हैं, वो लगा के देखते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ में पैटर्न बिल्कुल फिक्स रखना है तुमको, वो एक्सपीरियंस के साथ आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करते रहने से आएगा, उसमें ये पैटर्न मुझे दिखाई देगा कहीं भी ग्रेटेस्ट इंटीजर हो साथ में सीरीज वाला प्रॉब्लम इन्वॉल्व हो, तो मोस्ट प्रोबेबली मतलब होगा ही होगा, ये कोई गारंटी नहीं है, मतलब 90% केस में ऐसा होगा कि मे बी सैंडविच थ्योरम लग रहा होगा। अब सैंडविच थ्योरम लगे कैसे, उसके लिए क्या कंडीशन क्या था भाई कि एक तो ये फंक्शन जो है हमारा, दो फंक्शन सोचना पड़ेगा मेरे को, दो फंक्शन के बीच में सैंडविच होना चाहिए, साथ में दोनों का लिमिटिंग वैल्यू बराबर होना चाहिए। सही, तो अब हमने सोचा कि क्या करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व है, अब ये इतना सीधा प्रॉब्लम भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो फंक्शन चैप्टर में मैंने वहां पे डिस्कस किया था ये 420, कि जैसे मान लो हमारे पास कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर मुझे दिया हो, मान लीजिए, ठीक है, लेट्स से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स दिया, तो होता क्या है कि लेट्स से मैंने एक्स का वैल्यू ले लिया 6.33 मान लीजिए। ठीक है, और ये रहा नंबर लाइन, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ये रहा 6 कहीं पे आएगा बीच में, और फिर बीच में कहीं पर आएगा ये 5 आएगा। ठीक है, 5 हो गया, 6 हो गया, और ये तुम्हारा हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, हाँ इसका वैल्यू है 6.33। सही, 6.33, तो ये तुम्हारा हो गया एक्स। अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूं, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूं तो वैल्यू मुझे कितना देगा, 6 के बराबर होगा। तो यहाँ से ये चीज मुझे समझ में आया। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं x-1 अगर निकालूं तो वो हो जाएगा 5.33। अगर मैं x-1 का वैल्यू अगर निकालूं तो 5.33 के बराबर होगा, तो वो ये, तो ये रहा तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और ये रहा तुम्हारा x-। अब तो नंबर लाइन पे देख सकते हो यहाँ से कि यहाँ पे ये रिलेशन होल्ड करेगा कि x-1 से तो ये चीज ग्रेटर है ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स से छोटा है, ये पक्की बात, ये होगा हमेशा अगर एक्स हमारा इंटीजर नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरा सिनेरियो, मान लिया एक्स का वैल्यू मैंने 6 ले लिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स किसके बराबर आएगा, 6 के बराबर आएगा। समझ में आ रहा है, अभी दूसरा नंबर लेंगे,
इस बार क्या हुआ कि ये रहा मेरा 5 और ये रहा 6। इस बार x का वैल्यू भी 6 है और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू भी 6 है, बट x माइनस 1 अभी भी क्या है, छोटा है इससे। तो इस बार क्या हुआ, इस बार अगर x अगर 6 है तो x माइनस 1 हो जाएगा 5। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि x माइनस 1 जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से तो छोटा है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो इस बार x के बराबर हो गया। अभी दोनों सिनेरियो है, जब नॉन इंटीजर हुआ तो ये रिलेशन होल्ड करेगा, समझ में आ रहा है, और जब इंटीजर हुआ इंटीजर तो ये रिलेशन होल्ड करेगा, ये रिलेशन होल्ड करेगा। तो बार बार मतलब मैं चाहता हूँ कि दोनों, मैं कुछ ऐसा लिखूं कि जिससे दोनों बातें कवर हो जाए। तो दोनों बातों को लिखने का तरीका तुमको समझ में आ ही गया होगा, अभी कुछ दिन पहले सिखाया ये चीज। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ क्या कि x माइनस 1 से तो हमेशा ग्रेटर होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और x से क्या होगा, या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा। तो ये हमारे पास एक रियल टर्म है, समझ में आ रहा है क्या? यस, इसको याद करिए, ठीक है। अब ये हमेशा याद रखना है, ये मैंने फंक्शन चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, जहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, अगर ये रिजल्ट मेरे को याद है कि यहाँ से मैं ये बता सकता हूँ तुमको कि अगर 1 स्क्वायर एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर लिखोगे तो यहाँ पर 1 स्क्वायर एक्स माइनस 1 से तो ग्रेटर होगा, लेकिन 1 स्क्वायर एक्स के बराबर और छोटा हो सकता है, ठीक है। ऐसे लिखने में कोई बुराई नहीं, चल कोई बुराई नहीं। चलो फिर दोबारा से 2 स्क्वायर एक्स का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 2 स्क्वायर एक्स के से, मतलब ये रिलेशन होल्ड करें 2 स्क्वायर एक्स माइनस 1। चलो एक बार और 3 स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 3 स्क्वायर एक्स लेस देन हो गया 3 स्क्वायर एक्स। सही, आई होप समझ में आ गया, ठीक है। अब ऐसे करते रहो, ऐसे करते 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 लास्ट में मुझे क्या मिल गया, n स्क्वायर एक्स। सही, ओके। तो ये हो गया n स्क्वायर एक्स और यहाँ पर आ गया n स्क्वायर एक्स माइनस, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से ये हमारा बन गया, आई होप सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सबको ऐड कर दिया, ठीक है, ठीक। सबको जब ऐड किया तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n टर्म्स हैं। तो यहाँ पर तो ऐसे बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड बचेगा 1 स्क्वायर, चलो x को तो चलो कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और ऐसे करते करते n स्क्वायर, और x मेरा बाहर निकल चुका है, और 1 1 1 कितनी बार, 1 n टाइम्स, तो 1 माइनस n। ओके, समझ में आ रहा है क्या, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, फिर भी लेस देन क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 स्क्वायर एक्स प्लस 2 स्क्वायर एक्स, जो सीरीज मुझे चाहिए थी, प्लस डॉट 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 ऐसे करके n स्क्वायर एक्स तक बन जाएगा, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में देखो क्या हुआ, यहाँ पर 1 स्क्वायर एक्स 2 स्क्वायर एक्स, यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में ये बन गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ऐसे करते करते रहे, और कहाँ तक चलेंगे, n स्क्वायर तक चलेंगे, और x को बाहर देते, ये बन गया। यहाँ तक आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज द केस। अब सिर्फ इसके बाद की कहानी देखा, हाँ, अब मैंने देखा कुछ बात बनी क्या, तो क्वेश्चन मुझे क्या हुआ था, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, सॉरी 1 स्क्वायर एक्स प्लस 2 स्क्वायर एक्स प्लस 3 स्क्वायर एक्स और डिवाइड बाई n क्यूब, ठीक है। पाई में n क्यूब है, देखो सीरीज तो मुझे मिल चुका है, पाई में n क्यूब है और n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इंफिनिटी हमेशा पॉजिटिव साइड पे होगा, क्योंकि जीरो से आगे जाओगे तो इधर राइट साइड में जाओगे, पॉजिटिव साइड में जाओगे तो ही जाकर के मुझे इंफिनिटी की तरफ पहुंच पाऊंगा, यानी कि n टेंडिंग टू इंफिनिटी, मतलब n कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर, ये पक्की बात। अगर पॉजिटिव नंबर है तो डिवाइड करने में कोई बुराई नहीं है इनइक्वलिटी के केस में। तो मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, पूरे नंबर को किससे डिवाइड कर दिया, n क्यूब से डिवाइड किया, इस पूरे नंबर को मैंने डिवाइड किया n क्यूब से, और इस पूरे नंबर को डिवाइड किया मैंने n क्यूब से। सही, यहाँ समझ आ गया, ठीक है। ओके, अब ये तुम्हारा बन गया g ऑफ x, ये बन गया f ऑफ x, और ये बन गया h ऑफ x, ठीक है। तो जब यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो इक्वलिटी, ध्यान से देखना, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगा हुआ है, ध्यान देना यहाँ पे। तो जब मैं लिमिट लगाऊंगा तो क्या होगा,
लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, तो इसको पूरा लिमिट स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया एक्स और ये हो गया माइनस एन और होल डिवाइड बाई एन, ठीक है। यहाँ पर भी लिमिट लगाया, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो गया 1 स्क्वायर एक्स या 2 स्क्वायर एक्स, और ऐसे करते करते लास्ट में एन स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाई एन क्यूब, ठीक है। फिर यहाँ पर लिमिट लगाया, तो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो गया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर और इंटू एक्स डिवाइड बाई ये, आई होप समझ में। अब यहाँ पर जब जब हमारा एक फंक्शन, अब तुमको याद होगा कि g ऑफ n अगर लेस है f ऑफ x, तो लिमिट जब लगाओगे तो क्या होगा, g ऑफ n लेस देन और इक्वल्स टू हो जाता है, याद है, ये बिल्कुल आज का लेक्चर का बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पार्ट, तो देख सकते हो तुम, ये जो सिखाया था ये, अगर मान लिया कि f ऑफ x ग्रेटर देन g ऑफ x है, तो क्या कंक्लूजन निकालते हैं, लिमिट लगाने पर इक्वलिटी भी होल्ड कर जाता है। इसीलिए अब यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर था, तो यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा था, बट लिमिट लगाने से क्या हुआ कि यहाँ पे इक्वलिटी भी होल्ड करने लग जाएगी। तो वैसे बुक्स वगैरह में किया होता है क्वेश्चन, तो बहुत बच्चों को तो ये रियलाइज ही नहीं होता है कि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगा हुआ था, यहाँ पे कैसे लग गया, बहुत बच्चों को समझ ही नहीं आता कि कैसे हो गया। फिर उनको लगता है कि चलो ऐसा हो जाता होगा, मतलब उनको लगता है कि यहाँ पे शायद इक्वलिटी का साइन छूट गया होगा, तो यहाँ पे आके लगा दिया है, ऐसा कुछ नहीं। ये हमने पूरा लॉजिकली एक्सप्लेन किया है कि क्यों हो रहा है ऐसा, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इसको, कि लिमिट में वो इक्वलिटी भी होल्ड करने लग जाएगा अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। आप सब कुछ मैथ करके, ठीक है, अब इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, जी ऑफ एन का लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। तो देखो ये हमारा हो गया लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। अब वही फॉर्मूला 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा 6, सही है, और इंटू एक्स माइनस एन डिवाइड बाई एन क्यूब, सही है। अच्छा, इसको मैं बार बार लिखूंगा नहीं, इतना लंबा कौन लिखेगा, तो इसलिए मैं इसको क्या बोल देता हूँ, इस पूरे इंटायर एक्सप्रेशन को ई बोल देता हूँ, ई अपॉन एन, मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। राइट साइड में भी लिमिटिंग एन टेंड्स टू इंफिनिटी, ये बन जाएगा एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 इंटू एक्स डिवाइड बाई एन, ठीक है। आई होप समझ आ गया। चलो अब यहाँ पर तुम ध्यान से सोचो कि अब मुझे इसमें सॉल्व करने मुझे ज्यादा टाइम लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अगर मुझे सब कुछ लिमिट का अच्छे से सारा टूल्स एंड टेक्निक्स अच्छे से पता है, तो ध्यान लगा के सुनोगे तो समझ में आएगा। देखो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट डिग्री टर्म कैसे जनरेट होगा, ये वाला एन इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे हाईएस्ट डिग्री का टर्म जो जनरेट होगा वो कितना जनरेट होगा 2n क्यूब, और साथ में उसका कोफिशिएंट कितना है 1/6, तो बाकी उसके उसके रेस्पेक्ट में, तो चलो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाता हूँ। ऊपर से जनरेट हुआ 2n क्यूब इंटू एक्स, एक्स भी तो रहेगा ना मल्टीप्लिकेशन में, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा अपॉन 6n क्यूब, बस डोमिनेट करेंगे क्योंकि n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होगा वो डोमिनेट करेगा, बाकी लीस्ट डिग्री टर्म को तुम नेग्लेक्ट करके छोड़ सकते हो, मुझे बाकी प्रॉपर पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर ये टर्म डोमिनेट करके, बाकी ये तो है n टेंड्स टू इंफिनिटी e बाई एन क्यूब, और फिर सेम लॉजिक से यहाँ भी वही चीज होगा, यहाँ भी ये तीनों टर्म मिलकर डोमिनेट कराएंगे, तो ये बन गया 2n क्यूब एक्स बाई 6n क्यूब, सही, यहाँ तो समझ आ रहा है क्या, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ से क्या हुआ, ये n क्यूब और ये n क्यूब कट गया, ठीक है। तो फाइनली हमारा जो आंसर हुआ 2/6 हो गया 1/3 और x बचा हुआ, तो हमारा जो आंसर हुआ वो हो गया x/3, करेक्ट है, लेस देन और इक्वल्स टू n टेंड्स टू इंफिनिटी e बाई एन क्यूब, इसका वैल्यू भी कितना आएगा, ये भी n क्यूब कट गया, तो ये भी वैल्यू हो गया x/3, सही। अब तुम यहाँ पर ध्यान से देखो कि जो हमारा g ऑफ n का वैल्यू था वो भी x/3 आ रहा है, जो हमारे h ऑफ n का वैल्यू था वो भी x/3 है, और हमारा f ऑफ x जो है वो दोनों के बीच में सैंडविच, मतलब g ऑफ n, मतलब ये पूरा फंक्शन जो था, ये पूरा फंक्शन, ये वाला जो पूरा फंक्शन यहाँ से लिमिट को छोड़ के जो बचा, दिस फंक्शन इज f of g of n एंड दिस फंक्शन इज h of n,
सही है। दिस फंक्शन इज g ऑफ n एंड दिस फंक्शन इज f ऑफ n, ठीक है, सॉरी h ऑफ n। जो हम स्टैंडर्ड नोटेशन लेके चलते हैं ना, वैसे नाम से तो कोई फर्क पड़ता नहीं, बट स्टैंडर्ड नोटेशन में इसको h ऑफ n बोला, h ऑफ n ही बोल दो उसको, ठीक है। तो ये तुम्हारा h ऑफ n हो जाएगा। तो हमारा f ऑफ n जो है और g ऑफ n के बीच में लाई कर रहा है, सैंडविच है। और साथ में तुम यहाँ पर ये ध्यान से देखो कि साथ में तुम्हारा ये जो लिमिटिंग वैल्यू है दोनों का बराबर है, ठीक है, समझ में आया। तो इसीलिए हमारा जो आंसर हो गया वो कितना हो गया, इस लिमिट का कितना आंसर हो गया, x5। अब ये सब चीज तो मैंने समझाने में टाइम लगा है, अदरवाइज तो तुम यहाँ पर देख सकते हो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा x। तो जो हमारे लिमिटिंग वैल्यू जो आया, ठीक है, तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी e बाई n क्यूब। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा x। ये करेक्ट आंसर, इसमें कोई डाउट नहीं। अब क्वेश्चन जैसे मर्जी वैसे आता रहे, बाकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह इन्वॉल्व हो तो तुम लोग ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके समझ में आ गया, ओके चलो जी। तो ये हमारा हो गया सैंडविच तरफ, बाकी तुम बुक्स वगैरह से रेफर करके क्वेश्चन वगैरह लगा सकते हो। तो ये हमारा आई थिंक चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, सैंडविच तरफ लास्ट टॉपिक। बाकी तुम एक काम कर सकते हो कि चैप्टर हमारा खत्म हो गया तो नेक्स्ट क्लास हम एक क्लास और भी डिस्कस कर सकते हैं कि डीपीपी के प्रॉब्लम जो मैंने आपको डीपीपी ग्रुप में शेयर किया हुआ है, तो उसको वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके कर सकते हो, ठीक है, वहां से क्वेश्चन लगा लो। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एक क्लास में तो मैं डीपीपी के प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस कर लूंगा। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि डिस्कस करने की जरूरत होगी, अगर जितना क्वेश्चन मैंने क्लास में करवा दिया है, अगर तुम उसी क्वेश्चन को अगर रिवाइज कर रहे हो तो मेरे हिसाब से डीपीपी का हर प्रॉब्लम तुमसे हिट हो जाएगा, तो ज्यादा टफ नहीं है उसको, ठीक है। तो वो क्वेश्चन तुम सॉल्व करके खुद से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से तुमको। CW मतलब क्लास वर्क मैंने शेयर किया हुआ, HW मतलब होमवर्क वाला डीपीपी शेयर किया हुआ ग्रुप में शेयर है। बाकी फाइल वगैरह भी जो शेयर किया जा चुका है जहाँ पे डीपीपी का पूरा जो है मैंने लिंक भी शेयर कर दिया है, तो वो तुम चेक करके देख सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर डालो, बाकी जो भी बुक वगैरह लगा बाकी एक क्लास में नेक्स्ट क्लास में ये कर सकते हो कि मैं आपसे लिमिट के सारे डीपीपी के प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लूंगा, थोड़ा बहुत जितना हो सकता है मैक्सिमम पॉसिबल। जो मुझे लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन रिलेवेंट है, थोड़ा डिस्कस थोड़ा लगेगा टफ है, उसको हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ, जैसे मान लो कि आपको ये एक तो कोफिशिएंट वाला मैंने पढ़ाया था, तो कोफिशिएंट वाला भी होमवर्क दिया हुआ है, तो वो भी तुम ट्राई कर। बाकी एक क्वेश्चन और देता हूँ कोफिशिएंट, जैसे मान लो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है, और क्वेश्चन है a cos x, ठीक है, प्लस bx sin x माइनस 7 और होल डिवाइड बाई x की पावर 4, ठीक है, और एग्जिस्ट, ये कंडीशन दिया हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट है, फाइंड a b एंड वैल्यू ऑफ द लिमिट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ठीक है, इसमें आप सोच लें कैसे करेंगे। बाकी मैंने हिंट तुमको दिया हुआ है इसमें, मैं तुमको हिंट भी देता हूँ। और जैसे क्या करोगे, एक्स अगर यहाँ पर हिंट हमने क्या दिया था कि एक्स अगर 0 की तरफ जा रहा है तो कॉस का जो आर्ग्यूमेंट है वो कहा जाएगा 0 की तरफ जा रहा है, साइन का जो आर्ग्यूमेंट है वो भी 0 की तरफ जा रहा है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि यहाँ पे एक्सपेंशन लगा देना, यहाँ पे एक्सपेंशन लगा देना, फिर उसके बाद अपने आप देख करके देखें सब सॉल्व करना। एक और क्वेश्चन ले लो कोएफिशिएंट का बेस, उसे मान लो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी और रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, और माइनस ax माइनस b, ठीक है, इक्वल टू 7 मुझे ठीक है, ये कंडीशन दी है। तो आपको पता करना है फाइंड a एंड a और b का वैल्यू, सही है। क्या करोगे, मतलब x इस बार एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, ध्यान रखना उसमें क्या था, एक्सटेंडिंग टू 0 है। x अगर 0 की तरफ जाएगा मतलब x अगर a की तरफ जा रहा है, ठीक है, और cos x मतलब cos का जो आर्गुमेंट है वो अगर 0 की तरफ जाने लग गया, e की पावर a ये अगर 0 की तरफ जा रहा है, आर्गुमेंट 0 की तरफ जाना पड़ेगा तो भी जाके एक्सपेंशन लगा सकते हो, बट यहाँ पर तो लिमिट ही चेंज
यहाँ पर तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो पूछना इसमें क्या करेगा, ठीक है। ये लिमिट का वैल्यू दिया हुआ, सब कुछ दिया हुआ, तुमको ये भी पता है। तो ये कोएफिशिएंट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हो गए, तुम लोग इसको ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो लिमिट मेरे हिसाब से खत्म, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी। मेरे को मतलब एक बार आप बता देना, या तो कॉन्टिन्यूटी कर कॉन्टिन्यूटी कर देंगे, अदरवाइज डिटरमिनेंट मैट्रिसेस भी रहता है तो वो भी दोनों में तो मैं वो स्टार्ट करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसा आप लोगों का डिमांड होगा उसके हिसाब से कंटिन्यू, ठीक है। चलो काफी ठीक है, नेक्स्ट क्लास में थैंक यू।